हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीटीबीटी के बारे में। तो पीटीबीटी क्या है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसी बहुत सारी संधियां आपको पता है होती होंगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हम अपने देश से बाहर की चीज़ों की बात कर रहे हैं। पीटीबीटी तो बहुत सारी संधियां आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे होती रहती हैं, चाहे वो व्यापार को लेके हो या चाहे वो हेल्थ को लेके हो। तो किसी भी चीज़ को लेके हो या चाहे वो इन्वायरमेंट को लेके हो, तो बहुत सारी संधियां अलग अलग लेवल पे होती रहती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो दोस्तों पीटीबीटी भी एक ऐसी संधि है ये, जो हथियारों की होड़ को रोकने के लिए अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों 1945 के बाद जब अमेरिका ने पहला परमाणु विस्फोट किया, तो पूरे वर्ल्ड में हथियारों की एक होड़ सी शुरू हो गई। उससे पहले 1945 तक बहुत सारे देश थे, छोटे मोटे, अफ्रीका के, एशिया के, जो गुलाम बने हुए थे बड़े देशों का। तो जब छोटे बड़े देश सभी आज़ाद हुए 1945 के बाद, और अमेरिका के परमाणु विस्फोट को देख के जो भी बड़े बड़े देश थे उस टाइम पे, वो हथियार बनाने में लग गए अंधाधुंध, कि किसके पास ज़्यादा हथियार हो और किसी के पास नई टेक्नोलॉजी के हथियार हो। उस टाइम पे विकास पे उतना फोकस नहीं किया जा रहा था। जो नव स्वतंत्र देश थे, जो छोटे छोटे देश, एशिया अफ्रीका के देश थे, उन्होंने भी जो है स्टार्टिंग में उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनके पास ना टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, उनके पास अपने विकास के लिए संसाधन भी नहीं थे कि वो लोगों को किस तरीके से उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करेंगे, उनकी बेसिक नीड किस तरीके से पूरी करेंगे। उनके पास इसकी भी व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने भी क्या किया स्टार्टिंग में, तो अपनी वो ज़रूरतों में लगे रहे। और इतने ये जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका ने तो 1945 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर ही लिया था। उसके बाद रशिया, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, फिर उसके बाद चाइना। तो ये बहुत सारे देश, इन्होंने बहुत सारे हथियार बना लिए। न्यूक्लियर वेपन्स की भरमार हो गई सबके पास। तो अब ये विश्व के लिए एक खतरा बन गए थे ये इस तरीके के हथियार। तो इन्हीं लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम एक ऐसी संधि लाएं कि हम जो है हथियारों की होड़ को रोका जाए, या ये जो विश्व के लिए खतरा बन चुके हैं, तो इनको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये लोग ऐसी बहुत सारी संधियां जो है लेके आए, बहुत सारी संधियां करने लग गए। तो वही है दोस्तों पीटीबीटी। पीटीबीटी इससे पहले दोस्तों मैंने एनपीटी और सीटीबीटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी ज़रूर देखें। बट सबसे पहले पीटीबीटी आई थी। तो पीटीबीटी के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको पता चल गया होगा कि पीटीबीटी क्या है। ये हथियारों की होड़ को रोकने के लिए, या उस चीज़ हथियारों को में एक तरीके से स्थिरता लाने के लिए कि हथियारों की होड़ को कम किया जा सके, तो उसके लिए पीटीबीटी को लाया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको आंशिक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ये कब इस पे हस्ताक्षर हुए, आगे इसके बारे में हम अब देखते हैं। तो अब हम देखते हैं पीटीबीटी 1963। पीटीबीटी जो है 1963 में अस्तित्व में आई थी। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, फैक्चुअल नॉलेज है ये। 14 जुलाई 1963 को एक सम्मेलन हुआ था मॉस्को में। मॉस्को आपको पता होगा कि रशिया की राजधानी है, रशिया की कैपिटल है। तो 14 जुलाई 1963 को एक कॉन्फ्रेंस हुई मॉस्को में।
एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि पीटीबीटी के लिए पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो ये डेट आपको याद रखनी है, मास्को में हुई थी। और इसमें 3 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका। इन तीनों देशों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उसके बाद 25 जुलाई 1963 को इन लोगों ने इस पर साइन किए और ये अस्तित्व में आ गई, 25 जुलाई 1963 को। उसके बाद दोस्तों 10 अक्टूबर 1963 को फाइनली ये लागू हो गई। इससे पहले हमने सीटीबीटी और एनपीटी पढ़ा है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये 3 डेट हैं कि ये इसके लिए पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था और कब ये अस्तित्व में आई, फाइनली साइन कब किए इस पे, और फाइनली ये लागू कब हुई। ये तीनों देश आपको याद रखने हैं, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका। दोस्तों कुछ और बातें हैं जो इस संधि की बताई गई हैं। इस संधि के द्वारा भूमिगत परीक्षणों पर रोक लगाई गई है। तो ये संधि पूरी तरीके से परीक्षणों पर, जो भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उन पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई गई है। कुछ तरीके हैं जिस तरीके से इस पर रोक लगाई गई है। तो एक तो दोस्तों भूमिगत परीक्षणों पे रोक लगाई गई है, भूमिगत परीक्षणों को छोड़कर आकाश, समुद्र और वायुमंडल में अणु परीक्षण पर रोक लगाई गई है। यानी कि आप जमीन पे परीक्षण कर सकते हो, लेकिन वो वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। ज़मीन के अंदर जाके आप परीक्षण कर सकते हो। आपको अगर पता हो तो 1998 में जब हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था तो उस टाइम पे वो ज़मीन के अंदर किया था, क्योंकि हमने पीटीबीटी पे साइन कर रखे थे, क्योंकि 1963 में ये अस्तित्व में आई थी। तो उस टाइम पे इंडिया इस पर साइन करने वालों में अग्रणी देश था। तो इंडिया ने जो है ज़मीन के अंदर जो है परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, क्योंकि ये जो है भूमिगत परमाणु परीक्षण पे बैन नहीं लगाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि आकाश, समुद्र, आप आकाश में कोई भी परीक्षण, कोई भी विस्फोट नहीं कर सकते, समुद्र में नहीं कर सकते हो आप, और वायुमंडल में नहीं कर सकते हो। तो 3 तरह के परीक्षण पे रोक लगाती है ये संधि। तो दोस्तों इस पे इंडिया ने, मैंने बताया आपको, साइन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस और चाइना ने इसका विरोध किया और इन्होंने अभी तक इस पर साइन नहीं किए हैं, और भारत तो इस पर साइन करने वालों में अग्रणी देश रहा है। आगे हम देखते हैं, इस संधि की 5 धाराएं बताई गई हैं। पहली धारा है कि वायुमंडल के बाह्य अंतरिक्ष और महासमुद्रों में आणविक विस्फोट पर रोक। यानी कि जो अभी हमने पहले पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे पहली धारा में इसकी कही गई है। दूसरी कि संशोधन की व्यवस्था 1/3 राष्ट्रों के द्वारा इसमें संशोधन हो सकता है। इसकी जो भी बातें हैं, इसकी जो भी शर्तें हैं, उसमें अगर 1/3 राष्ट्र अगर इस पर राजी हों तो किसी बात को लेकर तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, अगर वो इस पर साइन कर दे तो। ठीक है। इसके बाद तीसरी धारा इसकी क्या कहती है कि कोई भी राष्ट्र अपनी संसद या राष्ट्रीय परिषद का समर्थन प्राप्त करके इस पर हस्ताक्षर कर सकता है। अगर कोई भी देश अगर इसका मेंबर बनना चाहता है, इस संधि पर साइन करना चाहता है, तो वो पहले अपनी संसद और राष्ट्रीय परिषद का समर्थन लेगा। उनसे एक तरीके से कह सकते हैं कि परमिशन लेनी होगी उनसे। अगर वो इसके समर्थन में होंगे तो उनके समर्थन से किसी भी देश की संसद या वहाँ की राष्ट्रीय परिषद के समर्थन से कोई भी देश इस पर साइन कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों यहाँ पे जो इसकी 4th धारा है वो क्या कहती है कि ये संधि असीमित काल के लिए है। यानी कि ये लंबे टाइम के लिए है, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि ये इतने साल तक है, ये लंबे टाइम तक है।
आप जब तक चाहे इसके मेंबर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके मेंबर नहीं रहना चाहते तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, लेकिन ये संधि असीमित काल के लिए है, लेकिन प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करके इस संधि से स्वयं को अलग कर सकता है। हटने वाले राष्ट्र को 3 माह पूर्व नोटिस देना होगा। यानी कि ये संधि तो है असीमित काल के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसमें रहना ही रहना है, ऐसी कोई बाध्यता इसमें नहीं है। आप जब चाहें अपनी प्रभुसत्ता का यूज़ करके इससे अलग हो सकते हैं, ये ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं लगाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें इसकी 5वीं धारा कहती है कि संधि के अंग्रेजी व रूसी भाषा दोनों रूप समान रूप से प्रमाणिक होंगे, कि इसका काम रूसी भाषा में होगा और इंग्लिश में होगा। तो 2 भाषा यहाँ पे प्रमाणित है यहाँ के इसके संधि के किसी भी काम के लिए। तो ये दोस्तों इसकी 5 धाराएं हैं। थोड़ा आपको इसका बेसिक याद रखना है कि इसकी 5 धाराओं में कौन सी बात किस धारा में कही हुई है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा इसमें। आगे दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि इस संधि में जमीन के अंदर किए जाने वाले भूमिगत अणु परीक्षणों को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि इस पर आपको पता है कि ज़मीन के अंदर जो परीक्षण किए जाएंगे उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और संयुक्त इस बात को लेके दोस्तों इसकी आलोचना भी की जाती है कि इससे क्या होगा कि तुमने सिर्फ भूमिगत परीक्षण को भूमिगत परीक्षण तो वैसे भी हो सकते हैं इसमें, तो जिन लोगों को भी अपना परीक्षण कोई भी परमाणु विस्फोट करना होगा वो आकाश समुद्र में ना छोड़ के ज़मीन के अंदर भी कर सकते हैं। तो इस संधि से क्या है कि उतनी रोक नहीं लगाई जाएगी, कि जो इसका मोटिव है कि न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ को कम किया जाए, उनको रोका जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो वो चीज़ तो इससे पूरी हो ही नहीं रही है। तो इस बात को लेके भी इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथांट ने इस संधि का महत्व 1962 और 63 के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा है कि परीक्षण प्रतिबंध की संधि यद्यपि 3 दशाओं तक सीमित है एवं निशस्त्रीकरण की मुख्य समस्या से मिलती जुलती है, परंतु इसके अतिरिक्त भी वह अपने आप में एक प्रमुख उद्देश्य है। इससे आणविक विस्फोट से उत्पन्न बढ़ती हुई रेडियो क्रियाशील धूल के खतरे से भी मानवता को बचाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो ये जो यूथांट जो है ये यूएनओ के महासचिव हैं, तो इन्होंने ये बात कही थी कि इस संधि से जो मानवता के हित में एक काम हो गया है कि जो इनके परमाणु विस्फोट से चाहे वो समुद्र में करे या वायुमंडल में करे या फिर आकाश में करे, तो उससे जो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो वो प्रदूषण जो है एक तरीके से कम हो जाएगा, तो इसलिए मानवता के लिए ये बेनिफिशियल है, तो मानवता को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसके आलोचक ये मानते हैं कि इससे क्या होगा कि इससे जो है अगर तुम भूमिगत परीक्षण की परमिशन देते हो तो उससे क्या है परीक्षणों पे कुछ खास कंट्रोल नहीं होगा, या न्यूक्लियर वेपन्स को जो हमने कमी लानी थी उसका जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये इस संधि को लेकर आलोचना की जाती है। तो दोस्तों इसको आपको समझना भी है, इसके फैक्चुअल पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि पीटीबीटी पहले आई थी, इसके बाद सीटीबीटी एनपीटी आई, तो उन सबको आपने क्रम से याद रखना है। अगर आप इसके बाद एनपीटी और सीटीबीटी को भी देखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको सारी संधियाँ इनफैक्ट जितनी भी ट्रीटी हुई है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके वो सारी की सारी आपको क्रम से याद रखनी है, और क्या क्या बातें उसमें कही गई हैं उनके फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।